तो कुछ हिस्सों में बारिश का अनुमान। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं संध्या दिमता और समाचारों में आगे बढ़ने से पहले ये संदेश। देश कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 150 करोड़ टीके लगाने का कीर्तिमान स्थापित कर संपूर्ण टीकाकरण की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहा है। कोरोना वायरस का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन मिलने से चिंता बढ़ी है। स्वास्थ्य कर्मियों, अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं और अन्य रोगों से ग्रसित 60 वर्ष के ऊपर के लोगों को एहतियाती डोज लगाने तथा 15 से 18 वर्ष के किशोरों के लिए राष्ट्रव्यापी टीकाकरण शुरू हो गया है। आपसे हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश और देशवासियों के सपने एक ही हैं और राष्ट्र के विकास में ही हम सबकी प्रगति निहित है। उन्होंने कहा कि यही भावना और समझ नए भारत के लोगों की सबसे बड़ी ताकत बनती जा रही है। श्री मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर पर आजादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने ब्रह्म कुमारी संस्था द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव को समर्पित साल भर चलने वाले कार्यक्रमों का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि देश को सबके सहयोग की अपेक्षा है। ब्रह्मा कुमारी संस्था के द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर एक बहुत बड़े अभियान का प्रारंभ हो रहा है। इस कार्यक्रम में स्वर्णिम भारत के लिए भावना भी है, साधना भी है। इसमें देश के लिए प्रेरणा भी है और ब्रह्मा कुमारियों के प्रयास भी हैं। हमारे और राष्ट्र के सपने अलग अलग नहीं हैं। हमारी निजी और राष्ट्रीय सफलताएं अलग अलग नहीं हैं। राष्ट्र की प्रगति में ही हमारी प्रगति है। हमसे ही राष्ट्र का अस्तित्व है और राष्ट्र से ही हमारा अस्तित्व है। ये भाव, ये बोध नए भारत के निर्माण में हम भारतवासियों की सबसे बड़ी ताकत बन रहा है। आज देश जो कुछ कर रहा है उसमें सबका प्रयास शामिल है। देश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड के 3,17,532 नए संक्रमितों की पहचान की गई है। इस दौरान 2,23,990 संक्रमित स्वस्थ भी हुए हैं। भारत में इस समय लगभग 19 लाख एक्टिव केसेस हैं और पिछले एक सप्ताह के हिसाब से अगर औसत प्रतिदिन आने वाले केसेस को देखें तो 2,71,000 से कुछ अधिक केस प्रतिदिन आ रहे थे पिछले सप्ताह और पॉजिटिविटी लगभग 16% के बराबर है और ये तीसरा सर्ज हम अपने देश में देख रहे हैं। मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा इस स्लाइड के नीचे जो हमने ग्राफ आपको दिखाया है कि कैसे प्रतिदिन आने वाले केसेस जो डेली केसेस होते हैं उनकी संख्या में क्या परिवर्तन हुआ है 1 जनवरी से लेकर आज तक और प्रतिदिन जो पॉजिटिविटी देखी जाती है उसमें क्या परिवर्तन हुआ है 1 जनवरी से आज तक। तो आप देखेंगे कि पिछले 24 घंटे में 3,17,000 केस 24 घंटे में आए और अगर उसको हम 1 जनवरी से कंपेयर करें तो उस समय लगभग 22,000 के बराबर केस आ रहे थे। तो एक निरंतर ऊपर बढ़ता हुआ ग्राफ है ये केसेस का। पॉजिटिविटी भी 1 जनवरी को लगभग 2% थी। ये डेली पॉजिटिविटी है। इससे पहले मैंने आपको एवरेज वीकली पॉजिटिविटी के बारे में बताया था जो कि 15.91 या 16% है।
इधर झारखंड में कोरोना से स्वस्थ होने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। पिछले 24 घंटे में 3,769 संक्रमितों ने कोरोना को मात दी है। हालांकि इस दौरान 2,617 नए मामले भी सामने आए हैं। इस अवधि में 12 लोगों की मौत भी कोविड के कारण हुई है। राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या अब 27,422 रह गई है। इस बीच राज्य सरकार ने RT-PCR जांच दर को संशोधित करते हुए 400 की जगह 300 रुपये कर दी है। साथ ही होम विजिट की राशि 100 रुपये कर दी गई है। RAT जांच की दर को भी संशोधित कर 150 रुपये की जगह 50 रुपये कर दिया गया है। देश में कोविड के विरुद्ध जारी जंग में टीकाकरण अभियान अनवरत चल रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में अब तक 1,59,67 लाख से अधिक टीके लगाए गए हैं। मिल रही है। अब तक कोरोना संक्रमण के 33,89,00,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। वहीं 55,82,000 लोगों की कोरोना संक्रमण से मौत हो चुकी है। कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामले अमेरिका में तेजी से बढ़ रहे हैं। अमेरिका में अब तक कोरोना के कुल 6,95,00,000 मामले सामने आए हैं। अमेरिका में अब तक 8,80,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। वहीं यूरोपीय देशों में भी ओमिक्रॉन वेरिएंट के कारण मामले बढ़ रहे हैं। ब्रिटेन में सबसे ज्यादा 1,55,00,000 मामले सामने आए हैं। वहीं फ्रांस में भी कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,51,00,000 से ज्यादा हो चुकी है। रूस में 1,08,00,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं और जर्मनी में 82,62,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। कोरोना की बढ़ती रफ्तार से चिंतित गिरिडीह के लोगों का रुझान टीकाकरण की ओर बढ़ा है। 15 से 18 वर्ष आयु के किशोर और किशोरियों में कोरोना रोधी टीका लगाने को लेकर उत्साह देखा जा रहा है। गिरिडीह जिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील का खासा असर किशोर और किशोरियों पर पड़ा है। वे सभी कोरोना रोधी टीका लगवाने के बाद आम लोगों से टीका लगवाने की अपील कर रहे हैं। निक्की और सावित्री का कहना है कि स्कूल में जाकर पढ़ाई पूरी करने के लिए टीका जरूरी है। डोज ले चुके हैं और लोग जरूर लें, क्योंकि दोनों डोज लिए हैं एकदम सुरक्षित हैं और आगे भी लेंगे 9 महीना के बाद। मैंने आज वैक्सीन का फर्स्ट डोज लिया है। ये सभी को लेना चाहिए और कोरोना को हराना चाहिए। मैंने फर्स्ट डोज लिया वैक्सीन का। वैक्सीन सुरक्षित है, लोग डरे ना। निक्की और सावित्री के साथ साथ प्रमोद, ममता, सोनम और अंकिता भी टीका लेकर बेहद खुश हैं। उनका कहना है कि टीका पूरी तरह से सुरक्षित है और समय आने पर वे टीके की दूसरी डोज भी लेंगे। मैंने आज फर्स्ट डोज ले लिया है और आप सभी से निवेदन है कि आप भी फर्स्ट डोज आप भी इंजेक्शन लगवाएं, क्योंकि वैक्सीन सुरक्षित है, इससे डरे नहीं। मेरा फर्स्ट डोज है, वैक्सीन सुरक्षित है, वैक्सीन से डरे ना, वैक्सीन लेना। लोगों से मेरा कहना है कि वैक्सीन सबके लिए बहुत जरूरी है, सब वैक्सीन ले। जो डर रहे वो बिल्कुल भी ना डरे, सबके लिए बहुत अच्छा है वैक्सीन। हमने दोनों डोज ले लिया है। जो वैक्सीन नहीं लिए हैं उनके लिए ले लेना चाहिए। वैक्सीन बहुत ही अच्छा है और जो नहीं ले रहे हैं उनको लेना चाहिए ये वैक्सीन। वैसे तो जिले में टीकाकरण को लेकर सभी प्रकार की भ्रांतियां लगभग दूर हो चुकी है, लेकिन किशोर किशोरियों के आगे आने से कोविड टीकाकरण अभियान को और बल मिला है। गिरिडीह से रमेश प्रभाकर की रिपोर्ट। लोहरदगा जिले के सेना स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उपायुक्त दिलीप कुमार टोप्पो ने आज ऑक्सीजन सिलेंडर मैनिफोल्ड सिस्टम का उद्घाटन किया। इसके जरिए एक बार में 8 जंबो सिलेंडर द्वारा स्वास्थ्य केंद्र के 25 बेडों पर ऑक्सीजन की आपूर्ति की जा सकेगी। इस मौके पर उपायुक्त ने कहा कि कोविड संक्रमण से उत्पन्न होने वाली आपात स्थिति को ध्यान में रखकर यह व्यवस्था की गई है। पंद्रह से 18 आयु वर्ग के बच्चों में कोविड टीकाकरण को लेकर जागरूकता लाने के लिए केंद्र सरकार की ओर से विशेष पहल की जा रही है। इस कड़ी में आज उप राजधानी दुमका में प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो की ओर से जागरूकता रथ रवाना किया गया। सांसद सुनील सोरेन ने इसे हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सिंह जी, सरकार हमारे सुमन सिंह जी, यहाँ पर हमारे दीपक सोटकर जी, कुंजन मरांडे जी और उपस्थित हमारे यहाँ पर का वैक्सीन लगना है, इसके बारे में भी जागरूकता हो।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 4 साहिबजादे के बलिदान को प्रत्येक 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाने की घोषणा से सिख समाज प्रसन्न है। सिख समुदाय के एक प्रतिनिधिमंडल ने आज भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास से उनके जमशेदपुर आवास पर मिला और पोस्टकार्ड समर्पित कर प्रधानमंत्री के प्रति आभार जताया। इस मौके पर श्री दास ने कहा कि प्रधानमंत्री ने सिख समुदाय की पुरानी मांग को पूरा किया है। तो आज़ादी के बाद से सिख संघर्ष समाज जो हमारे गुरु गोविंद सिंह के 4 साहबजादे कम उम्र में हिंदू धर्म और सिख धर्म के लिए जो शहादत दी, उनको 26 दिसंबर को बाल दिवस के रूप में मनाने का घोषणा माननीय प्रधानमंत्री जी ने की है। इसी के उपलक्ष्य में आज सिख संघर्ष समाज आज माननीय प्रधानमंत्री जी को पोस्टकार्ड के माध्यम से उनको धन्यवाद दे रही है। न सिर्फ सिख संघर्ष समाज, पूरे झारखंड की 3.25 करोड़ जनता अपने आदरणीय मोदी जी को बाल वीर दिवस जो 26 दिसंबर को मनाया जाएगा, उसके लिए आज तक पोस्टकार्ड के माध्यम से जमशेदपुर और रांची में भी इस तरह के कार्यक्रम चलते हैं। पलामू के सांसद बीडी राम ने कहा है कि अगले 2 वर्ष में मेदिनीनगर नगर निगम क्षेत्र के सभी घरों तक शुद्ध पेयजल पहुंचने लगेगा। राज्य मंत्री परिषद द्वारा मेदिनीनगर शहरी जलापूर्ति योजना को मंजूरी दिए जाने के बाद आज पत्रकारों से बातचीत में सांसद ने कहा कि 10 दिनों के भीतर मेदिनीनगर फेज 2 जलापूर्ति योजना पर काम शुरू हो जाएगा। में ही इस दिशा में कार्रवाई शुरू कर दी थी, जिसके आधार पर मेदिनीनगर फेज 2 बना था और मेदिनीनगर फेज 2 के अंतर्गत संवेदक की नियुक्ति हुई थी, कार्य प्रारंभ हुआ था। पर दुर्भाग्यवश जो SMS पर्यावरण है, जो कंपनी जिसको कार्य मिला था, उस कंपनी ने कार्य पूरा नहीं किया, कार्य अधूरा छोड़ दिया, जिसके चलते वो ब्लैक लिस्ट हो गई। इसके बाद से जो गुमला जिले के डुमरी थाना क्षेत्र में पुलिस ने छापामारी कर अवैध हथियार रखने और अपराधियों से सांठगांठ रखने के आरोप में एक मुखिया सहित 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। जिले के पुलिस अधीक्षक एहतेशाम वकारिब ने पत्रकारों को बताया कि गिरफ्तार अपराधियों के पास से कई हथियार और कारतूस भी मिले हैं। आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में देश भर में इन दिनों सूर्य नमस्कार कार्यक्रम चल रहा है। इसी कड़ी में राजधानी रांची के सत्यानंद योग संस्थान के तत्वावधान में 51,000 से अधिक लोगों ने सूर्य नमस्कार कार्यक्रम में शामिल होकर एक मिसाल कायम की है। सूर्य नमस्कार का दृश्य जो आप देख रहे हैं, यह देश भर में किए जा रहे 75 करोड़ सूर्य नमस्कार का एक हिस्सा है, जो राजधानी रांची के DAV विद्यालय के शिक्षकों द्वारा किया जा रहा है। कार्यक्रम के संयोजक स्वामी मुक्तरथ ने बताया कि DAV संस्थान के अलावा रांची में अन्य कई जगहों पर भी ये कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। DAV के संस्थानों के अलावा रांची के विभिन्न संस्थानों में IS एकेडमी, IS एसोसिएशन ऑफिसर्स क्लब, जजेज कॉलोनी और CIP कांके, इस प्रकार से विभिन्न स्थानों पर हम लोग अभिभावक, छात्रगण, शिक्षक और सभी लोगों को हजारों की संख्या में प्रतिदिन 10 चक्र सूर्य नमस्कार के अभ्यास को करा रहे हैं। और DAV हेहल के प्राध्यापक MK सिन्हा ने बताया कि देश भर के सभी DAV संस्थानों प्रतिदिन सुबह 20 मिनट सूर्य नमस्कार का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। पूरे DAV में, भारतवर्ष में ये सूर्य नमस्कार का आयोजन किया जा रहा है और हमारा लक्ष्य है कि DAV का हर बच्चा सूर्य नमस्कार करे, क्योंकि DAV प्रतिबद्ध है मूल्य आधारित शिक्षा के लिए, शिक्षा के साथ साथ संस्कार के लिए, और इसमें सहयोग कर रहे हैं हमारे सत्यानंद मिशन के आचार्य मुक्तिरथ जी। उनके देख में सभी टीचर्स का 14 तारीख से शुरू किया गया है। सभी टीचर को प्रशिक्षण दिया गया स्पेशल, और सभी टीचर मॉर्निंग 20 मिनट सभी बच्चों को सूर्य नमस्कार करके उसके बाद क्लास शुरू करो। आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में देश भर में किए जा रहे 75 करोड़ सूर्य नमस्कार के इस अभियान में राजधानी रांची के लोगों को भी जोड़कर सत्यानंद योग संस्थान ने
निश्चय ही एक सराहनीय पहल की है। दूरदर्शन समाचार के लिए रांची से प्रताप की रिपोर्ट। राज्य में पीवीटीजी बच्चों को पढ़ाई से जोड़े रखने में उड़ान परियोजना महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। उड़ान परियोजना के तहत राज्य के पाकुड़, गुमला, दुमका, देवघर, गोड्डा, गढ़वा, लातेहार, पलामू, सरायकेला और पूर्वी सिंहभूम जिले में 140 पीवीटीजी पाठशाला का संचालन हो रहा है, जहां करीब 3000 बच्चे शिक्षित हो रहे हैं। इन बच्चों के जीवन में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल रहा है। राजधानी रांची समेत राज्य भर में मौसम का मिजाज एक बार फिर बदलने वाला है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के प्रमुख वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि देश के दक्षिण पश्चिमी हिस्से में एक विक्षोभ विकसित हो रहा है, जिसका असर झारखंड पर भी दिखाई पड़ेगा। उन्होंने बताया कि 22 जनवरी को आसमान में बादल छाएंगे और 23 जनवरी को राज्य के कुछ हिस्सों में बारिश की संभावना है। उन्होंने बताया कि 25 जनवरी के बाद मौसम साफ हो जाएगा। डिग्री सेल्सियस, गिरिडीह में 6.9 डिग्री सेल्सियस और बोकारो थर्मल में 6.6 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड किया गया। अब बात करते हैं मौसम पूर्वानुमान की। तो सबसे पहले जानते हैं सिनॉप्टिक फीचर। तो कल से एक पश्चिमी विक्षोभ है जो सक्रिय होने वाला है नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, और आने वाले दिनों में इसका प्रभाव झारखंड पे भी पड़ेगा। और 20 और 21 ये जो 2 दिन है वो झारखंड में मौसम शुष्क रहेगा और 22 से थोड़ा सा मौसम में तब्दीली देखने को मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 जनवरी को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। आम लोग 28 जनवरी तक इस कार्यक्रम से जुड़े सुझाव रिकॉर्ड करा सकते हैं। मन की बात है जन जन की बात, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 जनवरी सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 30 जनवरी सुबह 11 बजे मन की बात। ये हैं हरीना पंचायत की मुखिया सरस्वती। जमशेदपुर पोटका प्रखंड की हरीना पंचायत की मुखिया सरस्वती मुर्मू अपने सामाजिक कार्यों के अलावा खेती किसानी में भी मिसाल पेश कर रही हैं। यही कारण है कि क्षेत्र के किसानों के लिए वह प्रेरणा स्रोत बन गई हैं। ये हैं हरीना पंचायत की मुखिया सरस्वती मुर्मू। इन्होंने जैविक विधि से खेती कर क्षेत्र में अलग पहचान बनाई है। उनके द्वारा उपजाई गई सब्जियों की आसपास के बाजारों में अच्छी मांग है। खेती किसानी के जरिए वह आर्थिक रूप से सशक्त बन रही हैं। साल भर में लाख रुपया तक पहुंच जाती है। अच्छा। क्योंकि यहाँ हमारे जो लेबर है उन लोग को भी थोड़ा बहुत देना पड़ता है, सबको लेकर चलना पड़ता है। हम लोग खेती से भी साल भर में बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं और हमारे जो आर्थिक स्थिति को हम लोग थोड़ा सा इसमें बहुत 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 फायदा मिलती है। मुखिया सरस्वती मुर्मू बताती हैं कि उन्होंने 3 एकड़ भूमि में फूलगोभी, बंदा गोभी, टमाटर, सरसों, साग आदि की खेती की है। जैविक विधि से खेती करने के कारण उनकी फसलों की मांग हमेशा रहती है। उन्होंने अन्य किसानों से भी खेती किसानी में जैविक विधि अपनाने की अपील की है। संकट जी आपने पूछा और मुझे बहुत खुशी हो रही है। लगभग यहाँ 3 एकड़ जमीन पर हम खेती कर रहे हैं और यहाँ आप देखिएगा कि यहाँ हर तरह की खेती है।
एक जगह मूली है, फूल गोभी, बंधा गोभी, टमाटर, बैगन, साग, आलू, प्याज, हर तरह की एक साइड में ईख भी है। और इसी तरह हम 3 एकड़ ज़मीन में खेती कर रहे हैं। और यहाँ जो हमारे जैविक, जिसको हम लोग जैविक खेती बोलते हैं, जो हमारे जो घरेलू गोबर होती है या पत्ता की होती है गोबर, उससे जो हम लोग जैविक खेती उत्पादन करते हैं, उससे हम लोग जैविक खेती करते हैं। इन दिनों खेती किसानी में लोगों का रुझान काफी बढ़ा है। यही कारण है कि युवाओं के साथ साथ महिलाएं भी इस क्षेत्र में हाथ आजमा रही हैं और अच्छा मुनाफा कमा रही हैं। जमशेदपुर से राजेश कुमार लालदास की रिपोर्ट। अंधकार को दूर कर रात्रि पाठशाला के माध्यम से शिक्षा की रोशनी फैलाने की कोशिश में जुटे हैं एक सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी। इनके प्रयास से रांची, गुमला और लोहरदगा जिले में लगभग 80 गांवों में पिछले कई वर्षों से रात्रि पाठशाला चलाई जा रही है। रांची जिले के मांडर प्रखंड अंतर्गत उझरी गांव के सैकड़ों बच्चे हर दिन शाम ढलते ही कॉपी किताब लेकर रात्रि पाठशाला का हिस्सा बनने के लिए चल पड़ते हैं। नियमित रूप से बच्चे पहले प्रार्थना करते हैं, उसके बाद शुरू होती है पढ़ाई। रात्रि पाठशाला के संचालन में गांव के ही अनिल उरांव और अन्य शिक्षकों की अहम भूमिका है। खास बात यह है कि यहां पढ़ाने वाले शिक्षक एक समय में खुद रात्रि पाठशाला के छात्र हुआ करते थे। पाठशाला में बच्चों को सिर्फ किताबी ज्ञान ही नहीं दी जाती, बल्कि शारीरिक शिक्षा, खेलकूद और कंप्यूटर का भी नियमित प्रशिक्षण कराया जाता है। अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद की ओर से 7-8 साल पहले मैं इस गांव में रात्रि पाठशाला का शुरुआत किया था। मैं 4 बच्चों से शुरुआत किया था। अभी लगभग 200 प्लस विद्यार्थी इस रात्रि पाठशाला में पढ़ते हैं और यहाँ से मतलब टोली है, बगिया टोली 1-1.5 किलोमीटर, वहाँ से भी बच्चे पढ़ने आते हैं। और पिछले 2 साल में जो कोरोना रहा उसमें भी हम लोग पूरा लॉकडाउन या कोरोना का जो नियम है उसको, प्रोटोकॉल को पूरा करते हुए हम लोग कभी रात्रि पाठशाला को बंद नहीं किए। 1 से 10 तक पढ़ाई की और अभी ग्रेजुएशन करते हुए इन बच्चों को मैं भी शिक्षा दे रही हूँ। और मेरा में जो बदलाव हुआ तो मैं भी चाहती हूँ कि अपना पढ़ाई जारी रखते हुए गाँव के बच्चे भी अच्छी तरह से रात्रि पाठशाला में पढ़ाई करें। रात्रि पाठशाला के छात्र छात्राओं में भी पढ़ाई के प्रति जिज्ञासा देखने को मिलती है। बच्चे साल स्वेटर पहनकर नियमित रूप से अपनी कक्षा में उपस्थित नजर आते हैं। तो हम लोग शाम को यहाँ पे पढ़ते हैं और हमारे जो अनिल सर है और सीबन मैम है, वो लोग हमें पढ़ाते हैं। यहाँ पर 0 से लेके 8 क्लास तक के बच्चे पढ़ने आते हैं और हमें बहुत अच्छा लगता है। गांव में शिक्षा का अलग जगाने का यह अनूठा प्रयास पंजाब कैडर के सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी अरुण उरांव का है। रिटायरमेंट के बाद गांव के बच्चों को उन्होंने खुद पढ़ाना शुरू किया। धीरे धीरे कारवां बढ़ता गया और आज 3 जिलों के कई गांव में रात्रि पाठशाला चल रही है। तो उन दिनों में गरीब बच्चे जो रांची और आसपास के ग्रामीण इलाके के, उन बच्चों को पढ़ाया करता था शनिवार इतवार को। तो उन्हीं बच्चों के बीच से मैंने कुछ को चुना और ये समझा कि ग्रामीण इलाके में जहाँ पढ़ाई का स्तर बहुत ही कमजोर है, सरकारी स्कूल उतनी ताकत के साथ नहीं चल पा रहे हैं या उनको जो डिलीवरी करना है वो नहीं कर पा रहे हैं, तो इसको सप्लीमेंट करने के उद्देश्य से दिमाग में रात्रि पाठशाला शुरू करने का विचार है। तीनों जिलों में पिछले 8 वर्षों से चल रही रात्रि पाठशाला में लगभग 300 शिक्षक और 4000 से अधिक बच्चे हर दिन शामिल होते हैं। रचनात्मकता की मिसाल ऐसी है कि सभी शिक्षक बगैर वेतन लिए बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देते हैं। रांची से करमवीर के साथ मैं दिवाकर कुमार। आजादी के सफर की आज की कड़ी में देखिए स्वाधीनता सेनानी खान अब्दुल गफ्फार खान के बारे में। आज हम स्वाधीनता सेनानी खान अब्दुल गफ्फार खान को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। उनका निधन 20 जनवरी 1988 को हुआ था।
हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक अब्दुल गफ्फार खान महात्मा गांधी के प्रमुख अनुयायी थे। उन्हें सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता। ब्रिटिश भारत के नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में पख्तूनों के प्रमुख नेता गफ्फार खान रॉलेट एक्ट के विरोध के दौरान 1919 में राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल हुए। 1920 में वे खिलाफत आंदोलन में शामिल हुए। 1921 में उन्हें नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस की जिला खिलाफत कमेटी का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। खान ने 1929 में खुदाई खिदमतगार नामक संगठन की स्थापना की, जिसका भरोसा साम्राज्यवाद विरोधी अहिंसक आंदोलन में था। हम खुदाई खिदमतगार हैं, लेकिन आपको बताना चाहता हूँ कि खुदा को खिदमत की जरूरत नहीं है। खुदा की खिदमत खुदा की मखलूक की खिदमत। यहाँ बदकिस्मती ये है, दुनिया में और हिंदुस्तान में अगर आप देखें, मखलूक जो है मुसलमान मखलूक मुसलमान को समझता है, हिंदू मखलूक हिंदू को समझता है, ईसाई मखलूक ईसाई को समझता है, यहूदी मखलूक यहूदी को समझता है। हम उनको कहते कि नहीं, ऐसा नहीं है, ये सब जो है ये सब खुदा की मखलूक। लोगों के बीच खुदाई खिदमतगार लोकप्रियता के कारण औपनिवेशिक सरकार ने खान और उनके समर्थकों पर दमन की कार्रवाई तेज कर दी। खान ने भारत के विभाजन का कड़ा विरोध किया था। जून 1947 में खान और अन्य खुदाई खिदमतगार नेताओं ने ब्रिटिश अधिकारियों के लिए औपचारिक रूप से बन्नो प्रस्ताव जारी किया। प्रस्ताव में मांग की गई थी कि पश्तूनों को स्वतंत्र पश्तूनिस्तान में रहने का विकल्प दिया जाए, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने इस प्रस्ताव को मानने से इनकार कर दिया, जिसके बाद खान और उनके बड़े भाई अब्दुल जब्बार खान ने नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में 1947 के जनमत संग्रह का बहिष्कार कर दिया। 1987 में खान अब्दुल गफ्फार खान को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। ये सम्मान प्राप्त करने वाले वे भारत से बाहर के पहले व्यक्ति थे। इस महान राष्ट्रवादी को भावभीनी श्रद्धांजलि। और अब आखिर में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आजादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर कार्यक्रम का किया शुभारंभ। कहा, देश के विकास में ही देशवासियों का विकास समाहित। राज्य में लगातार 5वें दिन कोरोना संक्रमितों की तुलना में स्वस्थ होने वालों की संख्या अधिक। पिछले 24 घंटे में 3,769 संक्रमितों ने दी महामारी को मात। गुमला जिले में पुलिस ने अपराधियों से साठगांठ और अवैध हथियार रखने के आरोप में मुखिया सहित 7 लोगों को किया गिरफ्तार। कई हथियार भी बरामद। और झारखंड में फिर दिखेगा पश्चिमी विक्षोभ का असर। 22 जनवरी से आसमान में छाएंगे बादल। 23 को कुछ हिस्सों में बारिश का अनुमान। माँ कब आएगा? अभी आएगा। अरे बोलो ना माँ, कब आएगा? बोला ना, अभी आ जाएगा। ये ले, आ गया कुआं। अरे कुआं नहीं माँ, हमारे घर नल से जल कब आएगा? नल से जल? अरे गुड्डी, बहुत जल्दी आएगा पानी। जल जीवन मिशन आ चुका है। हम 1 कदम उठाएंगे तो सरकार 10 कदम उठाएगी। सच? तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। घी शक्कर नहीं माँ, स्वच्छ जल। 2024 तक देश के सभी 19 करोड़ घरों में पहुंचेगा पीने का साफ पानी। अब होगा हर घर जल। जल जीवन मिशन, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार। नमस्कार, जोहार दर्शकों।
आप सभी का संथाल डायरी